नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल किताब वाला स्टोरीज में। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही खास नाटक ध्रुव स्वामिनी को गहराई से समझेंगे। ये कहानी है साहस, सम्मान और नारी के अस्तित्व की। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या एक स्त्री, खासकर एक रानी, सिर्फ एक राजनीतिक वस्तु है या फिर वो अपने सम्मान, अपने अस्तित्व और अपने फैसलों की खुद मालिक है? हम्म। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे ही, कह सकते हैं, बहुत सशक्त नाटक पर गहराई से बात करेंगे जो इन सवालों को आज से लगभग एक सदी पहले उठाता है। जी। हमारे पास जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक ध्रुव स्वामिनी से जुड़े कुछ स्रोत हैं और आज हमारा मकसद है इसके साहित्यिक पहलुओं, ऐतिहासिक संदर्भ और किरदारों को समझना जो इसे आज भी इतना प्रासंगिक बनाते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी भी है क्योंकि ध्रुव स्वामिनी सिर्फ एक नाटक नहीं है। ये भारतीय साहित्य में नारी चेतना के विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अच्छा। प्रसाद जी ने इतिहास के एक भूले हुए अध्याय को चुनकर उसे एक ऐसा मंच दिया जहां स्त्री की अस्मिता, उसके अधिकार, ये सारे सवाल कहानी के केंद्र में हैं। और हमारी आज की ये सारी बातचीत पूरी तरह से साहित्यिक और शैक्षणिक नजरिए पर ही आधारित होगी। तो चलिए शुरुआत लेखक से ही करते हैं। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं, लेकिन एक नाटककार के तौर पर उनकी क्या खासियत है, खासकर जब वो इतिहास को अपने नाटकों का आधार बनाते हैं? आपने छायावाद का जिक्र किया, जो बहुत सही है। छायावाद मतलब साहित्य का वो दौर जब कल्पना, व्यक्तिगत भावनाएं, प्रकृति, इन सब पर बहुत जोर था। हम्म। और प्रसाद जी उस दौर के एक चमकते सितारे थे। नाटककार के रूप में उनकी सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वो इतिहास की कहानियों को सिर्फ दोहराते नहीं थे, वो इतिहास की मजबूत नींव पर, कह सकते हैं, आज की समस्याओं का महल खड़ा करते थे। मतलब वो अतीत के जरिए वर्तमान की बात कर रहे थे, है ना? बिल्कुल। उनके नाटकों में आपको भारतीय संस्कृति और इतिहास पर गर्व का भाव तो मिलेगा, लेकिन ध्रुव स्वामिनी में उनकी जो नारी समर्थक दृष्टि है वो एकदम साफ नजर आती है। हम्म। वो इतिहास के किरदारों के माध्यम से स्त्री के व्यक्तिगत और सामाजिक अधिकारों की वकालत करते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो चलिए अब कहानी पर आते हैं। जिन लोगों ने ये नाटक नहीं पढ़ा है, उनके लिए अगर हम इसका एक खाका खींचें, तो ये कहानी किस बारे में है? ये कहानी है गुप्त वंश की रानी ध्रुव स्वामिनी की। उनका विवाह हुआ है गुप्त सम्राट रामगुप्त से, जो एक बेहद कायर और विलासी किस्म का इंसान है। ठीक है। कहानी में असल तूफान तब आता है जब शकराज गुप्त साम्राज्य पर हमला कर देता है। और वो संधि के लिए एक शर्त रखता है, जहां तक मुझे याद है। हाँ, और वो शर्त ही इस नाटक की आत्मा है। शकराज संधि के बदले में रानी ध्रुव स्वामिनी की मांग करता है। वो कहता है कि अपनी रानी को मेरे शिविर में भेज दो। ये तो किसी भी राजा के लिए बहुत बड़े अपमान की बात है। तो रामगुप्त ने क्या किया? यहीं पर कहानी एक अविश्वसनीय मोड़ लेती है। राजा रामगुप्त, जो अपनी प्रजा और अपने सम्मान का रक्षक है, वो अपनी जान बचाने के लिए यह अपमानजनक शर्त मान लेता है। क्या वो अपनी पत्नी को दुश्मन को सौंपने के लिए तैयार हो जाता है? जी हाँ, वो तैयार हो जाता है। ये सुनकर ही अजीब लग रहा है। तो क्या सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक हुआ? नहीं, यहीं पर नाटक का असली संघर्ष शुरू होता है। ये सिर्फ दो राज्यों का राजनीतिक संघर्ष नहीं रह जाता, ये सम्मान और अपमान, कर्तव्य और कायरता का संघर्ष बन जाता है। अच्छा। रामगुप्त का एक छोटा भाई है चंद्रगुप्त। वो एक वीर और स्वाभिमानी युवक है। जैसे ही उसे इस फैसले के बारे में पता चलता है, वो आग बबूला हो जाता है। तो जाहिर है चंद्रगुप्त ने इसका विरोध किया होगा। उसने सिर्फ विरोध नहीं किया, उसने एक साहसी कदम उठाया। उसने कहा कि कुल के सम्मान की रक्षा होगी, लेकिन रानी नहीं जाएगी। तो फिर? उसकी जगह वो खुद ध्रुव स्वामिनी का वेश धारण करके कुछ सैनिकों के साथ शकराज के शिविर में जाने का फैसला करता है। अच्छा, दुश्मन को उसी के घर में जाकर सबक सिखाने के लिए। बिल्कुल। और कहानी का अंत ऐसे होता है कि चंद्रगुप्त न सिर्फ शकराज का वध करता है, बल्कि ध्रुव स्वामिनी को भी सम्मान के साथ वापस लाता है। लेकिन नाटक यहाँ खत्म नहीं होता है ना? नहीं, असली क्लाइमैक्स तो इसके बाद आता है, जब महल में वापस आकर सवाल उठता है कि ध्रुव स्वामिनी का भविष्य क्या होगा। तब राजपुरोहित धर्मशास्त्रों की व्याख्या करते हुए रामगुप्त के साथ ध्रुव स्वामिनी के विवाह को ही अमान्य घोषित कर लेते हैं। ये तो बहुत बड़ा मोड़ है। चलिए अब जरा इन किरदारों की आत्मा में उतरते हैं, क्योंकि ये किरदार सिर्फ पात्र नहीं बल्कि कुछ बड़े विचारों के प्रतीक लगते हैं। शुरुआत ध्रुव स्वामिनी से ही करते हैं। निश्चित रूप से ध्रुव स्वामिनी इस नाटक की धुरी है।
वो सिर्फ एक रानी नहीं बल्कि जागती हुई नारी चेतना का प्रतीक है। जब नाटक शुरू होता है तो वो हमें एक विवश, दुखी, अपने भाग्य से हरी हुई स्त्री लगती है। हाँ बिल्कुल, उसे दुख है कि उसका विवाह चंद्रगुप्त से होना था, लेकिन छल से उसे रामगुप्त से ब्याह दिया गया। लेकिन जैसे ही रामगुप्त उसे शकराज को सौंपने का फैसला करता है, उसके अंदर का स्वाभिमान जाग उठता है। तो वो एक विक्टिम से एक फाइटर बन जाती है। एकदम सही कहा आपने। वो वस्तु से व्यक्ति बनने की यात्रा तय करती है। हाँ। उसका एक संवाद है जो इस पूरी लड़ाई का सार है। वो कहती है, मुझ में अपनी रक्षा करने की शक्ति न हो, पर मेरे पास मेरा आत्मसम्मान तो है, जिसकी रक्षा मैं करूंगी। वो आत्महत्या करने को तैयार हो जाती है, लेकिन अपमानित होकर दुश्मन के पास जाने से इनकार कर देती है। ये उसका पहला विद्रोह था। और रामगुप्त, वो इतना कायर और अनैतिक है। प्रसाद जी यहाँ सिर्फ एक बुरे राजा को दिखा रहे हैं या उस पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं जो ऐसे लोगों को सत्ता में आने देती है? बहुत अच्छा सवाल है ये। रामगुप्त सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो सत्ता के नैतिक पतन का प्रतीक है। वो उस मानसिकता को दिखाता है जिसके लिए स्त्री और राज्य दोनों ही भोग की वस्तु हैं। सही बात है। प्रसाद जी उसके माध्यम से ये दिखा रहे हैं कि जब शासक अनैतिक और कायर हो जाता है तो पूरा राष्ट्र संकट में पड़ जाता है। वो एक तरह से जन्म के आधार पर मिले अधिकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। फिर आते हैं चंद्रगुप्त, जो कहानी के नायक हैं। एक आदर्श नायक। हाँ, चंद्रगुप्त नाटक के सभी सकारात्मक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। वो वीर है, साहसी है और उसके लिए नारी का सम्मान राष्ट्र के सम्मान से जुड़ा हुआ है। वो ध्रुव स्वामिनी के प्रति अपने प्रेम को भी अपने कर्तव्य के आड़े नहीं आने देता। लेकिन क्या चंद्रगुप्त का किरदार कुछ ज्यादा ही आदर्शवादी नहीं लगता? मेरा मतलब है, एक तरफ ध्रुव स्वामिनी अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है, लेकिन अंत में उसे बचाने और समाज में मान्यता दिलाने वाला एक पुरुष ही है। ये एक बहुत ही जरूरी अवलोकन है। देखिए, हमें नाटक को उसके समय के संदर्भ में भी देखना होगा। 1933 में जब ये नाटक लिखा गया, तब समाज आज जैसा नहीं था। ध्रुव स्वामिनी का अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना ही अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम था। प्रसाद जी ने उसे आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ते हुए दिखाया, लेकिन समाज की स्वीकृति के लिए, जो धर्म और परंपरा से बंधी थीं, उन्हें पुरोहित और चंद्रगुप्त जैसे पात्रों का सहारा लेना पड़ा। शायद वो दिखाना चाहते थे कि इस लड़ाई में पुरुषों को भी अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी होगी। बिल्कुल, यही बात है। सही कहा। अब शीर्षक पर आते हैं। ध्रुव स्वामिनी, ये नाम अपने आप में बहुत शक्तिशाली लगता है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? इसका अर्थ बहुत गहरा है। ध्रुव का मतलब है स्थिर, अटल, और स्वामिनी का अर्थ है जो अपनी स्वामी हो, अपनी मालिक हो। अच्छा। तो ध्रुव स्वामिनी का मतलब हुआ वो स्त्री जो अपने आत्मसम्मान पर अटल है और अंत में अपने भाग्य की स्वामी बनती है। ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि नायिका के पूरे चरित्र का सार है। कहानी तो साफ है, लेकिन इस नाटक की असली जान इसके किरदारों में नहीं, बल्कि उन बड़े सवालों में है जो ये उठाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये नाटक कई गंभीर विषयों को एक साथ उठाता है। इसका सबसे बड़ा और मूल विषय तो नारी चेतना और आत्मसम्मान ही है। ध्रुव स्वामिनी का विद्रोह सिर्फ अपने लिए नहीं है, वो हर उस स्त्री का विद्रोह है जिसे समाज एक वस्तु समझता है। उसका एक मशहूर संवाद है, पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। और ये विवाह जैसी संस्था पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है ना? हाँ, ये नाटक विवाह की पवित्रता को चुनौती नहीं देता, बल्कि उस विवाह पर सवाल उठाता है जो सम्मान और सुरक्षा पर आधारित न हो। ये पूछता है कि क्या एक अपमानजनक विवाह को ढोना ही स्त्री की नियति है? और यहीं पर प्रसाद जी अपनी बौद्धिक चतुराई दिखाते हैं। जी। वो इस समस्या का समाधान किसी पश्चिमी विचार से नहीं देते, बल्कि भारतीय धर्मशास्त्रों के अंदर से ही निकालते हैं। अच्छा, वो कैसे? नाटक के अंत में पुरोहित पराशर स्मृति का एक श्लोक बोलते हैं, नष्टे मृते प्रव्रजीते क्लीबे च पतिते पतौ पंचास्वा पुस्तु नारीणाम पतिरन्यो विधीयते। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका सरल अर्थ है कि 5 परिस्थितियों में स्त्री दूसरा पति चुन सकती है। पति के लापता हो जाने, मर जाने, सन्यासी हो जाने, नपुंसक होने या नैतिक रूप से पतित हो जाने पर। और पुरोहित रामगुप्त को पतित और क्लीब यानी नपुंसक घोषित करते हैं और कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति ध्रुव स्वामिनी का पति नहीं हो सकता। ये प्रसाद जी की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने परंपरा के भीतर से ही
बदलाव का रास्ता खोजा। ये तो वाकई उस समय के हिसाब से बहुत प्रगतिशील विचार था। धर्म का सहारा लेके ही धर्म की गलत व्याख्या को चुनौती देना। बिल्कुल। और तीसरा बड़ा विषय है सत्ता और नैतिकता का। रामगुप्त का पतन दिखाता है कि एक शासक का कर्तव्य सिर्फ राज करना नहीं, बल्कि नैतिक रूप से मजबूत होना भी है। सही बात है। जो राजा अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता, वो प्रजा की क्या करेगा? वही बात। नाटक ये स्थापित करता है कि शासन करने का अधिकार सिर्फ जन्म से नहीं, बल्कि कर्म और धर्म से मिलता है। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या ये घटना सच में इतिहास में हुई थी या ये प्रसाद जी की कल्पना है? प्रसाद जी ने नाटक की भूमिका में खुद साफ किया है कि ये कथानक गुप्तकालीन इतिहास की एक वास्तविक घटना पर आधारित है। अच्छा। हाँ, बेशक उन्होंने इसे नाटकीय रूप दिया है, लेकिन इसका आधार ऐतिहासिक है। विशाख दत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्तम के जो अंश मिले हैं और बाणभट्ट के हर्षचरित में भी इस घटना का संकेत मिलता है, तो ये कोरी कल्पना नहीं है। और इस नाटक की भाषा, मैंने सुना है प्रसाद जी की भाषा थोड़ी मुश्किल होती है। हाँ, उनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ और तत्संप्रधान है। मतलब उसमें संस्कृत के शब्दों का बहुत प्रयोग होता है। भाषा गंभीर और काव्यात्मक है। तो क्या इस तरह की भाषा आज के पाठक या श्रोता को नाटक से दूर नहीं करती? ये एक वाजिब सवाल है, लेकिन हमें समझना होगा कि प्रसाद जी भाषा के जरिए उस युग का पूरा माहौल खड़ा कर देते हैं। वो भाषा उनके संवादों को वजन और गरिमा देती है। जब ध्रुव स्वामिनी जैसा किरदार पीड़ा या विद्रोह में कुछ कहता है, तो वो भाषा उसके भावों को और गहरा बना देती है। वो सिर्फ सूचना नहीं देती, वो महसूस कराती है। ठीक है, तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर किसी छात्र को या साहित्य में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को इस नाटक को कुछ मुख्य बिंदुओं में समझना हो, तो वो क्या होंगे? देखिए, सबसे पहला और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ये जयशंकर प्रसाद का आखिरी और नाट्य कला की दृष्टि से सबसे बेहतरीन नाटक माना जाता है। ये उनके लेखन का शिखर है। और दूसरा? दूसरा, ये हिंदी के जो समस्या मूलक नाटक हैं, उस परंपरा में एक मील का पत्थर है। मतलब वो नाटक जो किसी सामाजिक समस्या को केंद्र में रखकर लिखा जाए। और तीसरा? जाहिर है, इसकी प्रगतिशील सोच होगी। हाँ, तीसरा बिंदु यही है कि इसका कथानक ऐतिहासिक होते हुए भी ये नारी अस्मिता, विवाह विच्छेद और पुनर्विवाह जैसी आधुनिक समस्याओं को संबोधित करता है। चौथा, नाटक का जो क्लाइमैक्स है, पुरोहित द्वारा धर्मशास्त्र के आधार पर विवाह विच्छेद करवाना, वो समय के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। और सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी बात? पांचवा और सबसे जरूरी बिंदु ये है कि ये नाटक नारी को एक व्यक्ति के रूप में स्थापित करता है, वस्तु के रूप में नहीं। ये उसकी अपनी इच्छा, उसके अपने निर्णय और उसके आत्मसम्मान के अधिकार को मान्यता देता है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से हमने कुछ मुख्य बातें समझी। पहली, ध्रुव स्वामिनी स्त्री के वस्तु समझे जाने से लेकर एक स्वतंत्र व्यक्ति बनने तक के संघर्ष की कहानी है। जी। दूसरी, ये नाटक विवाह को सम्मान और नैतिकता पर आधारित एक रिश्ता मानता है, न कि किसी पर जबरदस्ती थोपी गई कोई व्यवस्था। बिल्कुल। तीसरी, हमने ये भी देखा कि प्रसाद जी ने इतिहास का कितना खूबसूरती से इस्तेमाल किया। उन्होंने एक ऐतिहासिक कहानी को अपने समय के सामाजिक सवालों, खासकर स्त्री अधिकारों पर आवाज उठाने का एक शक्तिशाली माध्यम बना लिया। और आखिर में ये नाटक एक सीधा संदेश देता है कि एक कायर और अनैतिक व्यक्ति को शासक बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। सही कहा। चाहे वो जन्म से राजा ही क्यों ना हो। ये वास्तव में एक बहुत ही गहन और जरूरी चर्चा थी। और ये नाटक आज भी हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सामाजिक नियम, परंपराओं और विधान किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान और उसकी मानवीय गरिमा से ऊपर हो सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हर दौर में प्रासंगिक रहेगा। जयशंकर प्रसाद के नाटक नारी चेतना को ऐतिहासिक संदर्भ में समझने का एक सशक्त साहित्यिक अवसर देते हैं।